नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 20वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बुद्धि की अवधारणा एवं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ना आज थ्योरी का क्लास लूँगा बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। और आप लोगों को सबसे पहले ना बुद्धि के जितने भी प्रकार की अवधारणा है, जितने भी मनोवैज्ञानिक ने ना अलग अलग जो सिद्धांत दिया उसके बारे में जानेंगे। और बुद्धि के बारे में किस वैज्ञानिक ने क्या कहा है ना उसके बारे में भी जानेंगे। और किन किन वैज्ञानिकों ने क्या क्या जो सिद्धांत है ना वो दिया है, वो चीज़ आप लोगों को ना बहुत सरल तरीके से समझाऊंगा। तो आप लोगों की रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक चीज़ आप लोगों को कहानी के माध्यम से, कुछ फैक्टों के माध्यम से आप लोगों को ना अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप लोगों को ना एक बार पढ़ने पर ही आप लोगों को याद आ जाएगा। दोबारा आप लोगों को किसी प्रकार से रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जितने भी वैज्ञानिकों के नाम होंगे ना, सारी चीज़ों को आप लोगों को सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आप लोगों को एक ही बार में याद हो सके, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ना ध्यानपूर्वक इसके जो थ्योरी है उसको पढ़ना है। और इसके क्लास हो जाने के बाद ना इसका जो पूरा PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो जा करके सर्च कर लीजिएगा बाय MD धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी डाल दूंगा। तो वहाँ से भी आप लोग डायरेक्ट ज्वाइन करके इसका जो PDF है ना उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो और दोबारा से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। रटने की आवश्यकता आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, गारंटी देता हूँ मैं। और जितना अच्छे से मैं समझाऊँ ना उससे भी सरल तरीके से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। बशर्ते आप लोगों के लिए ये है कि आप लोगों को ध्यानपूर्वक आप लोगों को अटेंड करना है। और जितना भी आप लोगों को ना मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए भी चलना है, ताकि आप लोगों को ना एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले क्विक रिवीजन के लिए ना आप लोगों का जो शॉर्ट नोट्स है वो भी तैयार हो सके। तो इसलिए आप लोगों को ना कुछ कुछ जो टॉपिक है उसको भी नोट करते हुए चलना है, ठीक है। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो बुद्धि, जिसे इंटेलिजेंस के नाम से जानते हैं। सबसे पहला परिचय के बारे में ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, या केवल ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सभी व्यक्ति एक समान नहीं होते, कुछ व्यक्ति प्रतिभाशाली होते हैं तथा कुछ व्यक्ति मंद होते हैं। समस्या का समाधान करने के लिए किया गया अनुक्रिया ही सामान्य तौर पर बुद्धि का उपयोग कहलाता है। नेक्स्ट को पढ़िए। बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उसमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतःप्रज्ञा से अलग है। नेक्स्ट को पढ़िए। बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन ने 1985 ईस्वी में किया था। तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किन्होंने किया था, तो बुद्धि शब्द का सबसे पहले प्रयोग फ्रांसीसी गाल्टन मनोवैज्ञानिक ने किया था 1885 में। तो इस लाइन को प्रॉपर आप लोगों को नोट करके रखना है। आप लोगों के ना आप सवाल में पूछा जा सकता है प्रश्न में कि बुद्धि शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। उसके अलावा इसके सन को भी आप लोगों को याद रखना है। तो आप लोगों को ना ये जो बुद्धि है उसको सरल तरीके से समझाओ ना। तो प्रत्येक मनुष्य में बुद्धि होता है, लेकिन उस बुद्धि का ना जो उपयोग किया जाता है ना, कितना प्रतिशत यूज़ किया जाता है ना, उसके माध्यम से पता चलता है कि वो प्रतिभाशाली है कि मंद बुद्धि है ना। तो इससे हम लोगों को पता चलता है। और बुद्धि का ना समस्या समाधान के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके अनुक्रिया को सामान्य तौर पर ही ना बुद्धि कहा जाता है। तो ये सामान्य परिचय हो गया बुद्धि का, ठीक है। आप लोगों को केवल इतना ही इसमें याद रखना है। चलिए, उसके बाद ना सामान्य मनोवैज्ञानिकों द्वारा दिया गया जो बुद्धि की परिभाषा है ना, तो इसके बारे में जानते हैं कि सामान्य जो मनोवैज्ञानिक है ना उन्होंने ना बुद्धि के बारे में क्या क्या परिभाषा दिया। इन सारी चीज़ों के बारे में ना विस्तार पूर्वक हम लोग जानेंगे। तो आप लोग ट्राई कीजिएगा ना सारी चीज़ को एक बार में याद करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों को रटने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग एक बार ना कम से कम सरसरी निगाहों से आप लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है, बुद्धि जो है ना वो कार्य करने की एक विधि है माना है। दूसरा, टर्मन के अनुसार अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। नेक्स्ट को पढ़िए। बीने के अनुसार बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। पहला ज्ञान, दूसरा आविष्कार, तीसरा निर्देश और चौथा आलोचना। तो ये चारों जो शब्द है ना उसमें बुद्धि निहित है, कहा है बीने महोदय ने। नेक्स्ट को पढ़िए। कनिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता ही बुद्धि है। तो क्या है, सीखने की जो योग्यता है ना वो बुद्धि है, कनिंघम ने कहा है। नेक्स्ट को पढ़िए। वुड्रो के अनुसार ज्ञान अर्जन करने की क्षमता ही बुद्धि है। नेक्स्ट पढ़िए। थार्नडाइक के अनुसार सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रिया ही शक्तिशाली बुद्धि है। तो क्या कहा है थार्नडाइक ने, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रिया ही शक्तिशाली
शक्तिशाली बुद्धि है। मतलब आप लोग सत्य के राह पर चल कर के किस प्रकार से तथ्यात्मक तरीके से बुद्धि का प्रयोग करते हो ना, तो वो क्या कहलाएगा, शक्तिशाली बुद्धि है कहलाएगा। उसके अलावा स्पीयरमैन ने क्या कहा है उसके अनुसार जानिए, बुद्धि तार्किक चिंतन है। तो स्पीयरमैन ने क्या कहा, बुद्धि तार्किक चिंतन है बोला है। नेक्स्ट को पढ़िए, वेस्लर के अनुसार बुद्धि व्यक्ति की शक्ति का वह समुच्चय है जिससे वह उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से चिंतन करता है तथा वातावरण के प्रति प्रभावपूर्ण समायोजन करता है। तो ये वेस्लर महोदय ने कहा था। चलिए उसके अलावा पीटर के अनुसार जानते हैं, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य स्थापित करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। तो पीटर को आप लोगों को याद रखना है, इन्होंने ना एकदम फैक्चुअल का है, जीवन की अपेक्षित जो नवीन परिस्थिति आता है ना, उसमें अपना सामंजस्य स्थापित करना मतलब एडजस्टमेंट करना ना, तो वो क्या कहलाता है, उसकी योग्यता ही क्या कहलाएगा, बुद्धि कहलाता है पीटर के अनुसार। अंतिम रूप से पढ़िए, स्पाइकर तथा इरविन के अनुसार भाषा संबंधी योग्यता और बुद्धि लब्धि में घनिष्ठ संबंध है। ये स्पाइकर और इरविन महोदय ने कहा था बुद्धि के संबंध में। ठीक है, तो आप लोगों को केवल ना इतना ही जो ना परिभाषा था वो पढ़ना था। इसको विशेष तौर पर रटने की आवश्यकता नहीं, सरसरी निगाहों से एक बार केवल आप लोगों को इसको पढ़ना था। ठीक है, जब हम लोग इसको अलग अलग मनोवैज्ञानिकों का सिद्धांत पढ़ेंगे ना, तो उसमें जो चीज़ बताऊंगा उसे आप लोगों को याद रखना और साथ में आप लोगों को ट्रिक के साथ बताऊंगा। ठीक है, चलिए बुद्धि की परिभाषा के बारे में जानते हैं। अब सबसे फर्स्ट को पढ़िए, बुद्धि वंशानुक्रम पर निर्भर करती है, यह एक जन्मजात शक्ति है। तो बुद्धि क्या है, वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। और वंशानुक्रम का जो मतलब होता है वो हेरिडिटी होता है, मतलब अपने माता पिता से जो जीन मिलता है, जो गुण मिलता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो बुद्धि जो होता है वो वंशानुक्रम पर निर्भर करता है और ये एक जो जन्मजात शक्ति होता है, जो बुद्धि होता है वो। नेक्स्ट को पढ़िए, बुद्धि व्यक्ति को अमूर्त चिंतन करने की योग्यता प्रदान करता है। तो अमूर्त चिंतन कहने का मतलब ये है कि जो चीज़ आप लोगों के सामने नहीं है ना, वो आप लोग उसके बारे में भी आप लोग सोच सकते हो, उसका जो चिंतन कर सकते हो ना, तो वो अमूर्त चिंतन कहता है। मान के चलो 7 साल का एक जो बच्चा रहेगा ना, वो प्लेन को कभी देखा नहीं होगा, लेकिन प्लेन के बारे में सोच लिया होगा कि प्लेन ऐसा होगा, अंदर में ऐसा होगा। तो बिना देखे जब आप लोग चिंता करते हो ना, तो वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट को पढ़िए, बुद्धि व्यक्ति को समस्या का समाधान करने में मदद करता है। तो ये तो करेक्ट है कि जो बुद्धि है वो समस्या का समाधान करने में मदद करता है। नेक्स्ट को पढ़िए, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर किशोरावस्था तक होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, बुद्धि व्यक्ति की कठिन परिस्थितियों को सरल बनाता है। तो ये भी सही है कि बुद्धि जो है ना, वो व्यक्ति की जो कठिन परिस्थिति है उसको सरल बनाता है। नेक्स्ट को पढ़िए, बुद्धि के द्वारा ही व्यक्ति में रचनात्मकता आती है। तो बुद्धि के द्वारा क्या आता है, रचनात्मकता आती है। नेक्स्ट को पढ़िए, नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता होती है। नेक्स्ट, बुद्धि और ज्ञान में घनिष्ठ संबंध होता है। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, बुद्धि और ज्ञान में क्या है, घनिष्ठ संबंध है। नेक्स्ट को पढ़िए, बालक बालिकाओं की बुद्धि में अंतर नहीं होती। तो एक जो बालक है और एक जो बालिका है ना, दोनों की जो बुद्धि है वो समान होता है, किसी भी प्रकार से अंतर नहीं होता है, ये बोला है। नेक्स्ट को पढ़िए, ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करना ही बुद्धि है। तो ज्ञान का क्या है, व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करोगे ना किसी समस्या का समाधान करने में ना, तो वो बुद्धि कहलाता है। तो बुद्धि को केवल आप लोगों को इतना ही विशेषता को पढ़ना था। ठीक है, आप लोग शुरुआती में ही पढ़ोगे ना, तभी आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि बुद्धि की विशेषता के बारे में। चलिए उसके बाद ना बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानते हैं कि जो बुद्धि हमारा जो इंटेलिजेंस है ना, उसको क्या क्या चीज़ प्रभावित करता है, ये जानते हैं। सबसे पहला वंशानुक्रम जो हेरिडिटी है, वो बुद्धि एवं व्यक्तित्व में वंशानुक्रम की भूमिका नाम मात्र है। तो ये लाइन को आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वंशानुक्रम जो हेरिडिटी है ना, वो बुद्धि एवं व्यक्तित्व में ना वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होता है। ठीक है, केवल नाम मात्र का होता है। कई लोग जो होते हैं ना, वो अपने जो वंशानुक्रम है उसे बदल सकते हैं अपने बुद्धि का अच्छे से प्रयोग करके। चलिए दूसरा पढ़िए, वातावरण। तो वातावरण जो है ना, वो बुद्धि को भी प्रभावित करते हैं, मतलब जिस इलाके में आप रहते हो ना, उसके अनुसार आपकी जो बुद्धि है, उसका जो आपका इंटेलिजेंस है, वो सारा चीज़ डिवाइड होता है। ठीक है, मतलब डिसाइड होता है। तीसरा को पढ़िए, वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया। वंशानुक्रम मतलब आप लोगों के पिता माता जी से जो आप लोगों को गुण मिलता है, जो हेरिडिटी मिलता है ना, वो सारे के सारे वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि इसी माता पिता का ना जो बुद्धि है ना, वो बहुत इंटेलिजेंस होते हैं ना, तो उसका बच्चा भी जनरली ना वो भी इंटेलिजेंस निकलता है। वो किसके कारण, तो वंशानुक्रम के कारण। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार के आप लोगों के आसपास का वातावरण रहेगा, जिस प्रकार से आपके घर का वातावरण रहेगा ना, उस प्रकार से आपकी जो बुद्धि है वो होता है। तो ये भी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के दोनों ना बुद्धि को प्रभावित करता
होता है। उसके अलावा चौथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं। तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं भी ना बुद्धि को ना प्रभावित करता है। ये चारों को आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। जो बुद्धि को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है, इसके वजह से आप लोगों को इसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलिए यहाँ से आप लोगों का ना प्रमुख बुद्धि के जो सिद्धांत है ना और आप लोगों का जो प्रमुख पढ़ाई है ना वो शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग एकदम सीरियस होकर पढ़िएगा, क्योंकि हर साल इसमें से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिएगा, जितना भी मैं सिद्धांत बताऊंगा ना तो पहला आप लोग लाइन टू लाइन ना सिद्धांत का नाम और उसके प्रतिपादनकर्ता का भी नाम आप लोग साथ में लिखिएगा, ठीक है। और जो आप लोगों का थोड़ा सा ट्रिक बताऊंगा ना उसे भी आप लोग साइड में लिख लीजिएगा नोट करके, ठीक है। तो सबसे पहला को देखो, एक कारक सिद्धांत, तो यूनिफैक्टर थ्योरी जिसे बोलते हैं। तो एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता कौन है, तो अल्फ्रेड बिने हैं। कैसे याद रखोगे आप लोग, इस दुनिया में ना एक बुद्धि वाला इंसान कौन है, तो केवल एक बुद्धि वाला सिद्धांत या एक कारक सिद्धांत वाला जो व्यक्ति है ना वो अल्फ्रेड बिने है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रख लीजिए, केवल एक बुद्धि का जो इंसान है ना वो अल्फ्रेड बिने है। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। उसके अलावा ये जो अल्फ्रेड बिने है ना उसका जो एक कारक जो सिद्धांत है ना उसका और अन्य नाम है, कौन कौन सा, एक खंड सिद्धांत नाम है और एकल तत्व नाम है। तो ये तीनों में से कोई भी आप लोगों से पूछे ना कि एक खंड सिद्धांत किसने दिया था या एक तत्व सिद्धांत किसने दिया था या एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिनो को आप लोगों को लेना है आप लोगों को, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, यह बुद्धि का सबसे प्राचीन व प्रथम सिद्धांत है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुद्धि का सबसे प्राचीन व प्रथम सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्फ्रेड बिने ने दिया था। याद रखना है आप लोगों को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऐसे प्रश्न, ठीक है। चलिए उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए, बुद्धि केवल अखंडात्मक होती है जिसकी मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होती है। तो जो बुद्धि होता है उसे कभी खंड नहीं किया जा सकता, मतलब अखंडात्मक होता है। और इसकी जो मात्रा होता है ना वो प्रत्येक व्यक्ति में भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग प्रकार की बुद्धि जो है ना वो प्रत्येक मनुष्य में होता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए उसके बाद ना दूसरा के बारे में जानते हैं। तो दूसरा को भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। जितना से जितना सरल तरीके से हो सके ना मैं आप लोगों की बताने की कोशिश करूंगा। तो दूसरा को देखो, द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी 1904। तो द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, प्रतिपादनकर्ता कौन है, तो चार्ल्स स्पीयरमैन है। कौन, तो स्पीयरमैन है। आप लोग इसे कैसे याद रखोगे, द्विकारक सिद्धांत या द्विखंड बुद्धि का सिद्धांत। क्या देखो अन्य नाम करके दिया है ना, दो खंड सिद्धांत या द्विकारकीय सिद्धांत। तो द्विकारक बुद्धि किसने दिया था, तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने दिया था। कैसे याद रखोगे, ये जो चार्ल्स स्पीयरमैन है ना उसका दो बुद्धि है, कितना, तो ये जो चार्ल्स स्पीयरमैन है ना उसका दो बुद्धि है, एक तरफ इस तरफ बुद्धि है और दूसरे तरफ इस तरफ बुद्धि है। ऐसे आप लोग समझ लेना, चार्ल्स स्पीयरमैन है ना उसका दो बुद्धि है। और उसके अलावा बीने का कितना बुद्धि है, तो केवल एक बुद्धि बीने का था। और स्पीयरमैन का कितना था, तो स्पीयरमैन या स्पाइडरमैन ले लेना आप लोग, ठीक है। तो स्पाइडरमैन जो है ना वो उसका कितना बुद्धि है, तो स्पाइडरमैन का दो बुद्धि है आप लोग मान लेना, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है। स्पाइडरमैन से आप लोग स्पीयरमैन को ले लेना है, ठीक है। तो दो खंड बुद्धि का किसने दिया था, तो स्पीयरमैन या स्पाइडरमैन लिखना है आप लोगों को, इसे नोट करके रखना है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग समझोगे, रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा आप लोगों का, ठीक है। रटोगे क्योंकि बहुत सारे इसमें आप लोगों को सिद्धांत पढ़ने हैं, ठीक है, तो भूल जाओगे ऐसे में। नेक्स्ट को पढ़िए, चार्ल्स स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की संरचना दो कारक, पहला सामान्य कारक दूसरा विशिष्ट कारक। तो जो चार्ल्स स्पीयरमैन नामक मनोवैज्ञानिक है ना जिन्होंने दो खंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था या द्विकारक सिद्धांत दिया था ना, उसके अंदर उन्होंने बताया था दो प्रकार से जो बुद्धि की संरचना है वो बताया था, एक सामान्य कारक बताया था, दूसरा विशिष्ट कारक बताया था। तो दो बुद्धि वाला जो वैज्ञानिक है वो कौन है, तो दो बुद्धि वाला जो वैज्ञानिक है ना वो स्पाइडरमैन है, मतलब स्पीयरमैन है। और उसका ना दो प्रकार की बुद्धि है, एक सामान्य बुद्धि है एक साइड और दूसरा विशिष्ट बुद्धि है एक साइड। ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा। सबसे पहला ये सामान्य बुद्धि के बारे में बताया है, जनरल फैक्टर के बारे में इसे पढ़ो। इसे जी से दर्शाया जाता है, इसे जन्मजात कारक भी कहा जाता है। तो ये जो सामान्य कारक है ना मतलब जनरल फैक्टर है ना, तो इसे किससे दर्शाया जाता है, जी से दर्शाया जाता है। जो जन्मजात कारक होता है मतलब जन्म से उसको प्राप्त होता है। इसमें नीचे दिया है उसको पढ़ो। सामान्य कारक से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति में कार्य करने की
एक समान क्षमता योग्यता से है। तो ये जो सामान्य कारक जो है ना वो प्रत्येक व्यक्ति में होता है, प्रत्येक व्यक्ति में ना ये क्षमता पाया जाता है ना। ये किसने कहा है? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने सामान्य कारक में बताया है, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा को पढ़िए, विशिष्ट कारक स्पेसिफिक फैक्टर के बारे में। तो दूसरा में क्या बोला है? इसे एस से दर्शाया जाता है। किसे दर्शाया जाता है? तो विशिष्ट जो कारक है ना, स्पेसिफिक फैक्टर है ना, इसे एस से दर्शाया जाता है। इसे अर्जित कारक भी कहा जाता है। क्या? तो इसे अर्जित कारक भी कहा जाता है। इस कारक का संबंध व्यक्ति के विशिष्ट कार्यों से होता है। तो ये जो एस फैक्टर है ना, जिसे स्पेसिफिक फैक्टर के नाम से जानते हैं ना, इसे अर्जित किया जाता है, मतलब इसे कमाया जाता है, इसे प्राप्त किया जाता है। ये जो एस फैक्टर है उसे, जो विशिष्ट कारक है उसको, ठीक है। तो इन दोनों को आप लोगों को याद रखना है और आप लोगों को इसका पीडीएफ भी मैं दे दूंगा ना, तो आप लोग ना वहाँ से भी दोबारा पढ़ लीजिएगा और बढ़िया सा नोट्स भी बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। खासतौर से शॉर्ट में ना आप लोग ना द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पाइडरमैन ने, स्पीयरमैन ने दिया था। कैसे याद रखना है? दो बुद्धि था। किसका? तो स्पाइडरमैन का या स्पीयरमैन का। दो प्रकार की बुद्धि था, एक प्रकार से सामान्य बुद्धि था और दूसरा प्रकार में विशिष्ट बुद्धि था। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, जो द्विकारक बुद्धि है उसके बारे में। चलिए तीसरा सिद्धांत को ध्यान से पढ़िएगा, त्रिकारक सिद्धांत, थ्री फैक्टर थ्योरी 1914। तो त्रिकारक सिद्धांत या थ्री फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? इसका प्रतिपादन करता तो चार्ल्स स्पीयरमैन थे। सेम टू सेम वही जो स्पाइडरमैन था ना, वही ना जो त्रिकारक सिद्धांत है उसको भी दिया था। द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पाइडरमैन ने दिया था। स्पाइडरमैन का कितना बुद्धि था? तो दो बुद्धि था। उसी प्रकार से त्रिकारक सिद्धांत या थर्ड फैक्टर थ्योरी किसने दिया था? तो इसको भी स्पाइडरमैन ने दिया, मतलब स्पीयरमैन ने दिया, ठीक है। स्पाइडरमैन बोल रहे हो, इसका मतलब स्पाइडरमैन ही मत ढूंढते रहना। याद करने के लिए आप लोगों को बता रहा हूँ, स्पाइडरमैन से स्पीयरमैन लेना है आप लोगों को, ठीक है। तो दो प्रकार की बुद्धि और तीन प्रकार की बुद्धि किसने दिया था? मतलब द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो स्पाइडरमैन ने दिया था, मतलब स्पीयरमैन ने दिया था। सबसे पहला द्विकारक सिद्धांत 1904 में दिया था, उसी प्रकार से त्रिकारक सिद्धांत 1914 में दिया है। तो इन दोनों फैक्टर को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। प्रतिपादनकर्ता कौन है? तो स्पाइडरमैन मतलब स्पीयरमैन है, ऐसे याद रखना। स्पाइडरमैन बोलूंगा तो आप लोगों को जल्दी याद होगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वैसा, ठीक है। ये त्रिकारक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको पढ़ते हैं। चार्ल्स स्पीयरमैन ने अपने द्विकारक सिद्धांत में संशोधन करते हुए और एक कारक को जोड़कर त्रिकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तीसरा कारक का उन्होंने समूह कारक, ग्रुप फैक्टर कहा। मतलब ये जो त्रिकारक जो था ना, उसमें किस किस को जोड़ा है? तो त्रिकारक जो सिद्धांत था ना, उसमें समूह कारक को जोड़ा है। समूह कारक मतलब ग्रुप फैक्टर है ना, उसको जोड़ा है। उन्होंने इस कारक में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य और विशिष्ट योग्यताओं के होने के कारण के मध्य का स्थान रखती है। अर्थात समूह कारक विभिन्न विशिष्ट कारकों तथा सामान्य कारकों के मिश्रण से अपना समूह बनाती है। तो ये जो त्रिकारक सिद्धांत है ना, उसे किसने दिया है? तो स्पाइडरमैन ने, मतलब स्पीयरमैन ने दिया है, ये याद रखना है। और त्रिकारक सिद्धांत में ना जो स्पाइडरमैन मतलब स्पीयरमैन है ना, उन्होंने अपने जो द्विकारक सिद्धांत है उसमें संशोधन किया है और एक जो कारक है उसको और ऐड किया है, समूह कारक सिद्धांत को। तो ये आप लोगों को केवल याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट को पढ़ते हैं। खास तौर से जिसे आप लोगों को याद रखना है ना, वो सिद्धांत को याद रखना है और सिद्धांत के जो प्रतिपादक है ना, उसको आप लोगों को केवल इतना ही याद रखना है, ठीक है। एकदम आप लोगों को रटने की आवश्यकता नहीं है कि इसके अंतर्गत क्या होगा, उसके अंतर्गत क्या होगा। पहले आप लोगों को सिद्धांत याद रखना है, उसके बाद उसके सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता को याद रखना है, केवल है केवल। चलिए चौथा सिद्धांत के बारे में जानते हैं, बहुकारक सिद्धांत, मल्टी फैक्टर थ्योरी के बारे में। तो ये जो बहुकारक सिद्धांत है ना, उसका प्रतिपादनकर्ता कौन है? एडवर्ड ली थार्नडाइक। तो बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थार्नडाइक। कैसे याद रखना है? तो देखो, ये जो थार्नडाइक है ना, उनकी बहू आया हुआ था। कौन? तो थार्नडाइक ने ना अपने बेटी की शादी किया और उससे क्या आया था? तो बहू आया हुआ था। तो ये जो ना बहुकारक सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो थार्नडाइक ने दिया था। तो थार्नडाइक की नवा बहू किसका आया था? तो थार्नडाइक का आया हुआ था। बस ऐसे याद रखना है, एकदम आप लोगों को रटना नहीं है, केवल आप लोगों को इसको देखने से याद होना चाहिए। क्या? तो बहुकारक सिद्धांत। तो बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो अपने बेटी की शादी किसने किया था? थार्नडाइक ने किया था। तो क्या आया था? बहू आया था। तो बहू से क्या लेना है? बहुकारक सिद्धांत लेना है। केवल आप लोगों को ऐसे याद आना चाहिए, केवल सिद्धांत को देखकर, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में ना केवल ये प्रश्न दिया जाता है कि बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आप लोगों को याद आना चाहिए ना, बहू से बहू किसका आया था नया? तो थार्नडाइक का आया हुआ था बहू। तो ऐसे आप लोगों को समझ लेना है, केवल है केवल, ठीक है। तो आप लोग नोट्स जिसमें बनाओगे ना, तो बहुकारक सिद्धांत प्रतिपादन करता था
थार्नडाइक, तो कैसे याद रखना है, तो बहु किसका नया हुआ था, तो थार्नडाइक का आया हुआ था, बस ऐसे याद रख लेना है, ठीक है। क्योंकि याद रखने के लिए कुछ भी करना पड़ेगा ना आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा रटोगे तो कोई मतलब नहीं होगा और याद भी नहीं रहता है रटोगे तो, है ना। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ना जोड़ जोड़ करके समझोगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए, बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आएगा ये ध्यान से पढ़ो। उन्होंने अपने सिद्धांत में बुद्धि को विभिन्न कारकों का मिश्रण माना, जिनके अंतर्गत सामान्य एवं विशिष्ट योग्यताएं शामिल होती है और यह सारी योग्यताएं स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो ये जो बहुकारक सिद्धांत है जिन्होंने थार्नडाइक ने माना है ना, तो इसके अंतर्गत ना सामान्य एवं विशिष्ट दो प्रकार की योग्यता को शामिल किया है थार्नडाइक ने, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए। इस सिद्धांत में थार्नडाइक ने स्पीयरमैन के जी कारक की आलोचना की व एस कारक का समर्थन किया। तो ये जो पॉइंट है उसे आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। जो थार्नडाइक महोदय है ना, उन्होंने जो स्पाइडरमैन थे, स्पीयरमैन का ना जो जी कारक है ना, जो जनरल फैक्टर है ना, तो उसका आलोचना किया था, और एस कारक है जो स्पेसिफिक फैक्टर है ना, उसका समर्थन किया था। तो ये जो पॉइंट है उसको नोट करके रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट को पढ़िए। थार्नडाइक ने एस कारक को वातावरण से अर्जित योग्यता का संगठन माना। तो थार्नडाइक ने क्या माना, जो स्पेसिफिक फैक्टर है ना उसको क्या माना, तो वातावरण से अर्जित योग्यता का संगठन माना। तो ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए, उसके बाद ना पांचवा सिद्धांत के बारे में जानते हैं, समूह कारक सिद्धांत, ग्रुप फैक्टर थ्योरी के बारे में। तो समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, प्रतिपादन करता तो थ्रस्टन ने दिया था। कैसे याद रखोगे, समूह को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है, तो समूह को आगे बढ़ाने के लिए थ्रस्ट दिया जाता है। थ्रस्ट मतलब उसको पुश करना, ढकेलना होता है ना। जैसे किसी प्लेन को आगे बढ़ाने के लिए, उड़ाने के लिए क्या किया जाता है, थ्रस्ट दिया जाता है इंजन में। सेम उसी प्रकार से समूह को आगे बढ़ाने के लिए, उड़ाने के लिए क्या किया जाएगा, थ्रस्ट दिया जाता है, ताकि जो समूह है वो ग्रो कर सके, उड़ सके। तो इसके लिए क्या करना है, थ्रस्ट देना है। थ्रस्ट से क्या लेना है, थ्रस्टन लेना है। तो समूह को आगे बढ़ाने के लिए थ्रस्ट देना है, क्या करने के लिए, तो समूह को आगे बढ़ाने के लिए थ्रस्ट दोगे, और थ्रस्ट से क्या लोगे, थ्रस्टन महोदय ले लोगे। समझ में आया समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन को कैसे याद रखना है, मतलब प्रतिपादन कर्ता को। तो समूह कारक सिद्धांत के जो प्रतिपादन करता है ना, तो उसे थ्रस्टन लेना है। और थ्रस्टन कैसे लोगे अभी बताया ना, कि समूह को आगे बढ़ाने के लिए, ऊंचा उड़ाने के लिए थ्रस्ट देना पड़ता है, उड़ाने, ताकि वो जो है वो उड़ा सके जो समूह है वो। और थ्रस्ट दोगे तो थ्रस्ट से क्या होगा, थ्रस्टन होगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए, समूह कारक सिद्धांत के अंतर्गत क्या क्या आता है ध्यान से पढ़िए। इसके अनुसार बुद्धि ना तो सामान्य कारक से प्रभावित होता है और ना ही विशिष्ट कारक से प्रभावित होता है, बल्कि यह विशिष्ट कारक समूह में कार्य करने की बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। दो या दो से अधिक मूल कारक मिलकर समूह कारक बनते हैं, जो व्यक्ति के किसी क्षेत्र में उसकी बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। थ्रस्टन ने बुद्धि को 7 मानसिक क्रियाओं का समूह माना। तो थ्रस्टन ने क्या माना, जो बुद्धि है ना वो 7 मानसिक क्रियाओं का समूह है, ये माना था, ठीक है। तो कौन कौन से 7 मानसिक क्रियाओं का समूह माना था, तो सबसे पहला को ध्यान से पढ़िए, स्मृति योग्यता, मेमोरी एबिलिटी। दूसरा संख्यात्मक योग्यता, नंबरिकल एबिलिटी। तीसरा प्रत्यक्षात्मक योग्यता, परसेप्शन एबिलिटी। चौथा तार्किक योग्यता, रीजनिंग एबिलिटी। पांचवा वस्तु प्रेक्षण योग्यता, स्पेटियल एबिलिटी। छठवां भाषाई योग्यता, वर्बल एबिलिटी। और सातवां शब्द प्रवाह योग्यता, वर्ड फ्लुएंसी एबिलिटी। तो थ्रस्टन ने ना बुद्धि के ना 7 मानसिक योग्यता में विभक्त किया है। ये आप लोगों को केवल एक बार ना पढ़ लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं अब फिर से। चलिए, छठवां सिद्धांत के बारे में जानते हैं, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, फ्लूइड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस के बारे में। तो तरल ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करता कौन है, R.B. कैटल है। तो कैसे आप लोगों को याद रखना है, आप लोगों ने मोमबत्ती देखा है ना, मोमबत्ती जो होता है वो दिखने में क्या दिखता है, तो ठोस दिखता है, लेकिन ऐसे जब छुओगे तो क्या लगता है, एकदम तरल टाइप से रहता है। तो ये जो तरल ठोस क्या होता है, तरल ठोस मोमबत्ती होता है। तो तरल ठोस से क्या याद रखना है आप लोगों को, मोमबत्ती। और मोमबत्ती को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कैंडल बोलते हैं। कैंडल से क्या लेना है आप लोगों को, कैटल लेना है, ठीक है। तो तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो तरल ठोस जो है वो मोमबत्ती होता है, मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल कहते हैं, और कैंडल जो है ना वो उससे क्या लेना है, कैटल लेना है। तो कैंडल कैटल दोनों एक ही टाइप से है ना। तो तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया था, तो कैटल महोदय ने दिया था। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा ना तरल ठोस बुद्धि के सिद्धांत जो है ना उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, तो ध्यान से पढ़िए। R.B. कैटल ने क्या कहा है, तो R.B. कैटल के अनुसार बुद्धि 2 कारकों से बनी है। कौन कौन से कारक, तो सबसे पहला तरल बुद्धि। तो तरल बुद्धि क्या होता है ये पढ़ो। तरल बुद्धि का विकास किशोरावस्था में होता है। तरल
बुद्धि व्यक्ति के वंशानुक्रम कारकों से संबंधित है। तरल बुद्धि 14-15 वर्ष की उम्र में अधिक होती है। तो ये जो तरल बुद्धि है वो किस उम्र में अधिक होता है, तो 14-15 वर्ष में ना अधिक होता है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। दूसरा जो है वो ठोस बुद्धि। तो ठोस बुद्धि क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था में होता है। ठोस बुद्धि व्यक्ति के अर्जित ज्ञान से संबंधित है, 25 से 30 वर्ष की उम्र तक बढ़ती रहती है। तो ये जो ठोस बुद्धि है ना वो 25 से 30 वर्ष की जो उम्र होता है ना वहाँ तक की बढ़ती रहती है। यह आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। जो मैं आप लोगों को सिद्धांत बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो ट्रिक टाइप से बता रहा हूँ ना, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, शॉर्ट नोट्स में नोट कीजिए, प्रतिपादन को नोट कीजिए। और जो मैं आप लोगों को अलग से बता रहा हूँ ना कि मोमबत्ती, मोमबत्ती को इंग्लिश में कैंडल, कैंडल से कैटल लेना है, ठोस तरल क्या होता है, मोमबत्ती होता है। तो ऐसे शॉर्ट में अपने याद करने के लिए लिख लीजिएगा, तब याद आएगा। इसके अलावा सोचोगे ना कि याद कर लूँगा, तो याद करना मुश्किल होता है, रटना हो जाता है तब तक के लिए, ठीक है, और वो भी नहीं हो पाता है। चलिए 7वां सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, बहुबुद्धि का सिद्धांत। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत बोला, इसका मतलब पिछला वाला नहीं ले लेना है आप लोगों को, ठीक है, कि थानडाइक का बहु था मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत। वो बहुकारक सिद्धांत था, ये बहुबुद्धि का सिद्धांत है, ठीक है। कारक और बुद्धि में अंतर होता है, ठीक है, ये आप लोगों को डिफरेंस याद रखना है। बहुकारक बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था, तो थार्नडाइक ने दिया था। लेकिन 7वां को देखो, बहुबुद्धि का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ना वो हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर को कैसे याद रखना है, ये जो गार्डनर महोदय है ना, उन्होंने गार्डन में बैठ करके ना बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है वो दिया था, ठीक है। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, तो गार्डनर ने दिया था। और गार्डनर ने ना गार्डन में बैठ करके ना बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। जो बाकी लोग थे ना, उसके जो चेले थे ना, उसको दिया था। ऐसे आप लोग याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है ना वो किस पुस्तक से लिया गया था, तो फ्रॉमेस ऑफ माइंड द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस जो बुक है ना उससे लिया गया था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है इसको, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट को पढ़िए। इस सिद्धांत में बुद्धि के प्रकार सिद्धांत का समर्थन गार्डनर ने किया। गार्डनर के अनुसार बुद्धि 9 प्रकार की पाई जाती है। तो गार्डनर के अनुसार जो बुद्धि है वो कितने प्रकार की पाई जाती है, 9 प्रकार की पाई जाती है। नोट करके रखना है आप लोगों को इसे, ठीक है। तो कौन कौन सी बुद्धि है गार्डनर के अनुसार, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं एक लाइन से। एकदम इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन से पढ़ लीजिएगा केवल आप लोग, ठीक है। सबसे पहला भाषाई बुद्धि, और भाषाई बुद्धि किस में होता है, कवि, लेखक, पत्रकार, शिक्षक में होता है। दूसरा तार्किक बुद्धि व गणितीय बुद्धि, वैज्ञानिक, अभियंता, गणित शास्त्री में होता है। तीसरा शारीरिक गतिक बुद्धि, तो किस में होता है, नर्तकी, चलना दौड़ना, जिम्नास्टिक में होता है। उसके अलावा चौथा स्थानिक बुद्धि वस्तुकार में होता है। संगीतिक बुद्धि किस में होता है, संगीतकार, निर्माता में होता है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि किसमें होता है, दार्शनिक, महात्मा, योगी में होता है। 7वां अंतर्व्यक्तिक अन्य बुद्धि सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्शदाता में होता है। 8वां प्रकृतिवादी बुद्धि किसमें होता है, तो किसान, पर्यटन में होता है। और 9वां अस्तित्ववादी बुद्धि किसमें होता है, तो जीवन मृत्यु वाले जो लोग होते हैं ना, जो मानने वाले ना, उसमें होता है। नेक्स्ट को पढ़िए। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस का सिद्धांत बताता है कि शिक्षकों को विषय वस्तु को पढ़ने में वैकल्पिक तरीका तैयार करने के लिए MI का उपयोग एक रूपरेखा के रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट को पढ़िए। ज्ञान वह स्थिति है जब सिखाए गए अवधारणा को बालक समझता है और उसका अनुप्रयोग करना सीखता है। तो गार्डनर ने क्या बोला था कि ज्ञान वह स्थिति है ना जो सिखाए गए अवधारणा को बालक समझ पाता है और उसका प्रयोग कर पाता है और प्रयोग करके सीख पाता है। तो वो गार्डनर ने बोला था, ठीक है। तो इतना सारा चीज आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। चलिए उसके बाद 8वां सिद्धांत के बारे में जानते हैं, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत, थ्योरी ऑफ द 3 डायमेंशन के बारे में जानते हैं। तो आप लोगों को फिर से एक कन्फ्यूज़न हुआ होगा कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत तो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो वो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत नहीं था जी, वो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत था। कारक सिद्धांत और त्रिआयामी सिद्धांत में बहुत अंतर है, दोनों के डिफरेंस को आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो बुद्धि का त्रिकारक सिद्धांत जो है ना किसने दिया था, तो वो स्पाइडरमैन ने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। बताया था ना कि उसका 3 बुद्धि है। तो द्विकारक बुद्धि और त्रिकारक बुद्धि किसने दिया था, तो स्पाइडरमैन ने दिया था, मतलब स्पीयरमैन ने दिया था। ऐसे आप लोगों को समझाया था। और तो ये जो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है ना उसका जो प्रतिपादन करता है वो JP गिलफोर्ड है। कौन, तो JP जो गिलफोर्ड है ना वो बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है जिसको ना
तीनों तरफ से बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा अन्य इसका नाम है, उसको देखो, 3D सिद्धांत, COP सिद्धांत, प्रतिरूप सिद्धांत, प्रज्ञा संरचना सिद्धांत। तो ये सारे सिद्धांत को किसने दिया था? तो JP गिलफोर्ड ने दिया था। नेक्स्ट को पढ़िए, गिलफोर्ड ने बुद्धि कारकों के 3 श्रेणियों में बांटा, अर्थात मानसिक योग्यता को 3 आयामों में बांटा। तो गिलफोर्ड ने ना जो मानसिक योग्यता है ना उसको कितने प्रकार से बांटा है? तो 3 प्रकार से बांटा है। जो बुद्धि है उसको सबसे पहला जो आयाम में बांटा है वो विषय वस्तु कंटेंट में बांटा है। विषय वस्तु को ना 4 तत्वों में बांटा है। सबसे पहला आकृतिक, दूसरा सांकेतिक, तीसरा शाब्दिक और चौथा व्यवहारिक। उसके अलावा दूसरा में ना सक्रिय, ऑपरेशन। सक्रिय में 5 तत्व होते हैं। कौन कौन सा? तो स्मृति, संज्ञान, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन और मूल्यांकन। तो इन सारी चीज़ों को ना आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है, एकदम याद रखने की जरूरत नहीं है। सरसरी निगाहों से एक बार आप लोगों को केवल पढ़ना है। ठीक है, इतना एकदम डीप में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तीसरा को देखो, उत्पादन, प्रोडक्ट। उत्पादन को 6 तत्वों में बांटा है। सबसे पहला इकाई, दूसरा वर्ग, तीसरा संबंध, चौथा पद्धति, पांचवा रूपांतरण और छठवां अनुप्रयोग। तो ये जो गिलफोर्ड महोदय ना उन्होंने बुद्धि कारकों को 3 श्रेणियों में बांटा है। इन तीनों श्रेणी को केवल आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग ना 9वां सिद्धांत के बारे में जानते हैं। बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत, ट्रियार्थिक थ्योरी ऑफ स्टर्नबर्ग के बारे में जानते हैं। तो ये जो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत है ना उसका प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन करता स्टर्नबर्ग है। कौन? तो स्टर्नबर्ग जो है ना वो बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो ये आप लोगों को नोट करके रखना है। और ये किस पुस्तक से लिया गया था ना? तो बियॉन्ड IU से लिया गया था। क्या? तो बियॉन्ड IU से ना ये जो बुद्धि का ना त्रिस्तरीय सिद्धांत है वो लिया गया था 1985 में। इसके अंतर्गत क्या आता है ध्यान से पढ़िए। स्टर्नबर्ग के अनुसार बुद्धि के अंतर्गत 3 स्तर शामिल होते हैं। सबसे पहला व्यवहारिक बुद्धि, दूसरा संरचनात्मक बुद्धि, तीसरा विश्लेषणात्मक बुद्धि। तो ये तीनों बुद्धि को याद रखना है, केवल इतना ही आप लोगों को याद रखना है। और खास तौर से ना प्रतिपादन करता और उसके सिद्धांत को बस याद रखिएगा, एकदम आप लोगों को रटने की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब 10वां सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं, प्रतिदर्श का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ पैराडाइम के बारे में। तो सबसे पहला ये जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कौन है, मतलब प्रतिपादन करता कौन है? तो थॉमसन है। कौन? तो प्रतिदर्श सिद्धांत का प्रतिपादन करता ना थॉमसन है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अन्य नाम के बारे में भी जान लीजिए, नमूने का सिद्धांत, वर्ग घटक का सिद्धांत। ठीक है, तो ये जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है उसके अंतर्गत क्या आता है इसको पढ़िए। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि का जन्म और वातावरणीय दोनों कारक का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट को पढ़िए, थॉमसन का मानना है कि हमारी बुद्धि बहुत सारी योग्यताओं से लिए गए नमूनों का एकीकृत है। मतलब ये जो बुद्धि हमारी है ना तो उसमें बहुत सारे नमूने लिए गए ना उसी का एकीकृत है, मतलब एक रूप है बोला है। ठीक है, तो आप लोगों को इसके बारे में केवल इतना ही याद रखना है। चलिए उसके बाद ना हम लोग ना बुद्धि परीक्षण के बारे में जानते हैं। केवल आप लोगों को ना अपने शब्द में ये जो बुद्धि परीक्षण है ना उसे आप लोगों को समझा देता हूँ कि बुद्धि परीक्षण ना अलग अलग वैज्ञानिकों ने ना अपने अपने अनुसार किया है। और ये जो बुद्धि परीक्षण जो है ना वो मानसिक योग्यता के अनुसार ना अपने अपने स्तर के अनुरूप में किया गया है। ठीक है, और विभिन्न तकनीकी के माध्यम से ना ये जो परीक्षण है वो किया गया है और अलग अलग वैज्ञानिकों ने किया है। ये आप लोगों को केवल याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को ना इसका जो PDF दे दूंगा ना तो उसमें और आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसमें आप लोगों को केवल जो इम्पोर्टेंट है जो नोट करने हैं ना वो आप लोगों को मानसिक आयु के बारे में नोट करना है। ठीक है, तो मानसिक आयु में क्या है ये आप लोग सबसे पहला ध्यान से पढ़ो। मानसिक आयु शब्द का सर्वप्रथम उपयोग एल्फ्रेड बिने ने 1905 में किया था। तो ये जो पॉइंट है ना उसे आप लोगों को नोट करना है कि मानसिक आयु का उपयोग किसने किया था? एल्फ्रेड बिने ने ना 1905 में किया था। ये आप लोगों को नोट करके रखना है शॉर्ट नोटबुक में। उसके अलावा मानसिक आयु के अवधारणा को सन 1908 में ना बिने के बुद्धि परीक्षण में शामिल किया गया। तो 1908 में किसे शामिल किया गया? तो मानसिक आयु की जो अवधारणा है ना उसे 1908 में बिने ने ना अपने परीक्षण में शामिल किया। तो इसको भी नोट करना है। इसके अलावा नेक्स्ट को पढ़ो, मानसिक आयु की अवधारणा को बुद्धि लब्धि में उपयोग सर्वप्रथम विलियम स्टर्न ने 1912 में किया। तो ये जो तीनों पॉइंट जो बताया ना इन तीनों को आप लोगों को नोट करना है। ठीक है, और ये सारा चीज़ को ना उतना याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोगों को इसका PDF दे दूंगा ना तो उसमें आप लोग एक बार केवल पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक, चलिए उसके बाद ना बुद्धि लब्धि के जो मापनी है ना मतलब IQ को किस प्रकार से मापा जाता है ना अलग अलग मनोवैज्ञानिक के हिसाब से ना तो उसको जानते हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ बताया था ना अपने पिछले क्लास में कि IQ को मापने के लिए एक सूत्र लगता है और उस सूत्र के अनुसार जो IQ को मापा जाता है बोल करके। तो
तो इसमें हम लोग जानेंगे बुद्धि परीक्षण में खास तौर से आईक्यू के बारे में, ठीक है। तो बुद्धि लब्धि बराबर देखिए मानसिक आयु और वास्तविक आयु करके ना एक सूत्र दिया है, नीचे को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले आप बुद्धि लब्धि का प्रमाणिक सूत्र टर्मन ने 1916 में प्रतिपादित किया। तो बुद्धि लब्धि का जो प्रमाणिक सूत्र है किसने दिया था, तो टर्मन ने दिया था 1916 में, इसे नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट को पढ़िए। टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक सामान्य बुद्धि लब्धि माना जाता है। प्रोफेसर टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वास्तविक सूत्र प्रतिपादन किया। तो ये जो बुद्धि लब्धि का जो वास्तविक सूत्र है वो किसने प्रतिपादित किया, तो टर्मन ने प्रतिपादित किया। ये आप लोगों को नोट करके रखना है आप लोगों को, ठीक है। और ये जो बुद्धि लब्धि है ना, ये आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। बुद्धि लब्धि जिसे हम लोग आईक्यू बोलते हैं ना इंग्लिश में, है ना, तो आईक्यू बराबर मानसिक आयु जिसे एमए बोलते हैं। एमए का मतलब होता है ना मेंटल एज होता है क्या, तो मेंटल एज होता है मानसिक आयु जिसे कहते हैं हिंदी में। उसी प्रकार से बटा करके नीचे में दिया है देखो वास्तविक आयु जिसे क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं, सीए से दर्शाते हैं, ठीक है। और गुणा करके 100 कर दिया गया है। तो ये सूत्र को आप लोग लिख करके रख लीजिएगा, हमेशा यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू एक प्रश्न दिया है, आपको एक प्रश्न भी दिया जा सकता है सेम इसी प्रकार से। एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, सेम टू सेम ये जो सूत्र दिया है ना वैसे ऐसे आप लोगों को याद रखना है। आईक्यू बराबर एमए, एमए का मतलब बताया था ना अभी जस्ट आप लोगों को, एमए का मतलब होता है मेंटल एज बटा सीए दिया है, क्रोनोलॉजिकल एज दिया है, ठीक है। और उसके अलावा गुणा 100 दिया है। तो ये सूत्र को आप लोगों को याद रखना है। और उसके बाद कैसे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले देखो आईक्यू करके ऐसे आप लोग लिख दोगे, उसके अलावा बराबर, और उसके अलावा एक जो बालक है उसकी मानसिक आयु कितना है, मतलब ये जो मेंटल एज है वो कितना है 12 वर्ष, तो ऐसे 12 लिख लोगे आप लोग। उसके अलावा बटा लिख लेना। उसके अलावा जो वास्तविक आयु है वो कितना है, मतलब ये लिखा है ना नीचे में क्रोनोलॉजिकल एज, जो वास्तविक आयु है वो कितना है, तो 10 वर्ष, तो नीचे में 10 ऐसे लिख लोगे। उसके अलावा ऐसे गुणा करके 100 बोला है तो 100 ऐसे लिख लोगे। और ऐसे को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहला 10 एकम 10, और 10 दहम कितना होगा, तो 10 दहम 100 हो जाएगा। और ये जो 12 है और ये जो 10 है आपस में गुना हो जाएगा दोनों का, तो 10 12 में कितना होगा, तो 10 12 में 120 होगा। तो 120 इसका आंसर भी होगा, देखना चाहो तो नीचे में देख लो आप लोग, ठीक। ये देखो दिया है ना 120 करके, ये वाला जो मेन आंसर आया है वो, ठीक। उसी प्रकार से जैसे करके एक बार और दिया है, देखो मानसिक आयु 5 वर्ष दिया है और वास्तविक आयु 4 वर्ष दिया है। तो ये इसका सूत्र हो जाएगा और इसमें आप लोगों को फिट करना था। तो मानसिक आयु इसमें 5 लिखा है और वास्तविक आयु जो 4 है। तो सबसे पहला देखो कैसे सॉल्व किया, तो सबसे पहला 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 पच्चीसम कितना होगा, तो 4 पच्चीसम 100 हो जाएगा। और 25 पंचे कितना होगा जी, तो 25 पंचे जो होगा वो 125 हो जाएगा। तो ये जो आंसर है आप लोगों को समझ में आया ना, है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को ना सॉल्व करना है, आप लोगों को केवल सूत्र को नोट करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है उसको ध्यान से पढ़िए। शिक्षण योग्य बच्चे की बुद्धि लब्धि 50 या 70 से 90 होगी। नेक्स्ट को पढ़िए। संतुलित व्यवहार करने से तात्पर्य व्यक्ति का भावात्मक बुद्धि लब्धि उच्च होना है। तो आप लोगों को ना खास तौर से इसका जो सूत्र है ना उसको याद रखना है। और अंतिम रूप से ना आप लोगों को ना ये जो बुद्धि लब्धि का जो वितरण दिया है उदाहरण ना, उसे आप लोगों को नोट करके रखना है और याद रखना है, ठीक है। जैसे बुद्धि लब्धि की सीमाएं दिया है और वर्ग दिया है। तो जिसकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होगा ना वो प्रतिभाशाली बच्चा जो है ना वो कहलाएगा, जिसे जीनियस कहते हैं। और जिसकी बुद्धि लब्धि 121 से लेकर के 130 होगा ना वो प्रखर सुपीरियर कहलाएगा। क्या, तो प्रखर बुद्धि लब्धि वाला बालक कहलाएगा। और जिसका बुद्धि लब्धि ना 110 से लेकर के 120 होगा ना वो तीव्र बुद्धि लब्धि कहलाएगा। और जिस बालक का बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 होगा ना वो सामान्य बुद्धि लब्धि एवरेज बालक कहलाएगा। और जिस बालक का बुद्धि लब्धि 81 से 90 होगा ना वो मंद बुद्धि बालक कहलाएगा। और जिस बालक की बुद्धि लब्धि 71 से 80 के बीच होगा ना वो अल्प बुद्धि कहलाएगा। और जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होगा ना वो जड़ बुद्धि कहलाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, चाहो तो नोट करके रख लो, असन आप लोग ना इसको स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं अपने PDF में भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोगों को केवल इतना ही पढ़ना था। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से हमेशा आप लोगों को जो क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका जो क्लास है ना वो मिल पाए। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में।